जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस सुपर 30 क्लासेस में। आज का जो सेशन होने वाली उसमें एसएससी जीडी फुल मॉक टेस्ट है। तो बिना देर के चलते अपने सेशन की ओर। और सेशन का पहला क्वेश्चन ये है। सेशन का पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में किन हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, निशान मिला है। तो हड़प्पा नगर यानी सिंधु सभ्यता। हड़प्पा नगर को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता के नगर थे, कालीबंगन से जुते हुए खेती का निशान मिला। और ये घाघर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में पड़ता है। ये भी पूछा जाता है। दूसरा है धौलावीरा, ये भी सिंधु सभ्यता के नगर थे जो कि गुजरात में स्थित है। और इसे 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और मोहनजोदाड़ो भी है। और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर है। मोहनजोदाड़ो यह भी सिंधु सभ्यता के नगर है और ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। और ये सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर था। फिर एक ऑप्शन है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये सिंधु सभ्यता के दौरान यह एक बंदरगाह हुआ करते थे व्यापारियों के लिए। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेती का निशान मिला है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। निम्नलिखित में किस शासक ने चतुर्थी बोध संगीति का आयोजन कश्मीर में कराया था। तो चतुर्थी बोध संगीति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। इसने चतुर्थी बोध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कराया था। कुंडलवन कश्मीर में। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो वसुमित्र को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष अश्व घोष को बनाया गया था। चतुर्थी बोध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो 2 शाखाओं में बट गया, एक महायान शाखा और एक हीनयान शाखा। जो कनिष्क था वो कनिष्क का संबंध महायान शाखा से था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क का संबंध किस शाखा से था, महायान शाखा से था। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क ने चतुर्थी बोध संगीति का आयोजन कश्मीर में कराया। तीसरा क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति को अपनाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने, तो बलबन ने। बलबन ने अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति रक्त एवं लोह की नीति को अपनाई थी। और बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। इसे उगलू खां की उपाधि दी गई है। और इसने जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन हुआ करता था, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। लेकिन तुर्कान ए चिहलगानी जो संगठन है इसे बनाया कौन, इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने बनाया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त एवं लोह की नीति को अपनाई थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो कारखाने बनाए थे अकबर ने। अकबर के जब शासन काल था तो चित्रकारी में नियमित रूप से चित्रकला का विकास हो रहा था। नियमित रूप से चित्रकला का विकास हो रहा था, इसलिए अकबर ने चित्रकारियों के लिए कारखाने बनाए थे। जो चित्रकारी चित्र बनाते थे वह चित्र को इसी कारखाने में रखते थे। लेकिन जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में चित्रकारियों के लिए चित्रखाने बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी यह मेरठ से हुई थी। मेरठ के एक बैरकपुर थाना है जो वहीं से शुरुआत हुई। और ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। कह रहा है किसने भाग लिया, नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला और इनमें सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नाना साहब और तात्या टोपे ये जो 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रहा था ये कानपुर से कर रहे थे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति ये लखनऊ से कर रही थी। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से कर रहे थे।
एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह द्वितीय ये मुगल वंश का अंतिम शासक है, जिसने 1857 की क्रांति में एक ही मुगल शासक जिसने भाग लिया था वह बहादुर शाह द्वितीय था। तो आपका सही उत्तर इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से होती है और यह 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिवसीय यात्रा थी। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 78 सहभागियों के साथ 240 मील यानी 370 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी पहुंचकर गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कर को तोड़ा और नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है दांडी यात्रा को। तो ये यात्रा कितने दिन की थी? 40 दिन की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, प्राचीन मगध महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसमें 16 महाजनपद में सबसे शक्ति एवं विशाल जो जनपद थे वो मगध थे। मगध की जो प्रथम राजधानी बनाई गई थी वो राजगीर बनाई गई थी। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, राजगीर। तो मगध की जो राजधानी बनाई गई थी कहाँ? राजगीर। लेकिन फिर बाद में इसे चेंज भी किया गया था, लेकिन प्रथम जो राजधानी बनाई गई थी वो राजगीर को बनाया। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की गई थी? इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के, तो ये दीनबंधु मित्र ने की थी। नील दर्पण में जो है नील की खेती करने वाले किसानों का चित्रण किया गया है। करने वाले खेती के किसानों का चित्रण किया गया है और ये नील विद्रोह का शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुआ था 1859 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव इसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी, लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। और जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन 10 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को, तो ये भी याद रखना, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मना। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है?
तो भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लेह है। ये लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेह पर कुछ भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा और कुछ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, यानी चीन ने कब्जा कर रखा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे जो बड़ा जिला है वो लेह है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। 50 वन्यजीव अभयारण्य है, ये याद रखना कितना, 50 वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है, भौगोलिक क्षेत्र के इति से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, होन्शु बी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? महाद्वीप की संख्या विश्व में 7 है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो बोला गया सबसे अधिक देश किस महादेश में? तो यूरोप में जो है, यूरोप में 44 देश है, एशिया में 48 देश है, अफ्रीका में 54 देश है और उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। तो आपका सही उत्तर सबसे ज़्यादा किस में? 54, यानी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध क्या होता है? एक चालक होता है, कुचालक होता है और एक अर्धचालक होता है। जब हम चालक में चालक की चालकता को गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसका मान बढ़ जाता है और चालकता क्या होती है? घट जाती है, चालकता घट जाती है। लेकिन कुचालक में इसका उल्टा होता है, जब हम कुचालक को गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोधक का मान क्या होता है? वो घट जाता है और चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और यही संदर्भ में अर्धचालक का होता है। अर्धचालक को जब हम गर्म करते हैं और उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें करंट तेज़ी से पार होने लगता है, तो यानी चालकता का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। तो पूछा गया अर्धचालक, अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोधक का मान क्या होता है? घट जाता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, 3 इनमें से सही नहीं बदलती है, इनमें से कौन नहीं बदलती है? वेग यानी गति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, अपवर्तनांक लेकिन आवृत्ति हमेशा एक समान रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन है 17, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था कौन था? तो अपोलो 11 के द्वारा अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर 3 व्यक्तियों को भेजा गया था। पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल और एडविन थे। इन तीनों व्यक्ति ने चंद्रमा पर गया था, लेकिन सबसे पहले जो चंद्रमा पर जाने का रिकॉर्ड बनाया है 20 जुलाई 1969 को, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होती है? गंगा घाटी से, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। तो नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी है,
नर्मदा घाटी यह विश्व का सबसे प्राचीनतम घाटी मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम घाटी। इसमें 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व एक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई? यानी जो सबसे पुराना है बुद्ध की प्रतिमा, वो किस शैली से प्राप्त हुई था? गंधार शैली से। गंधार जो शैली से प्राप्त हुई, गंधार शैली को हिंद यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यूनानी शैली के नाम से जाना जाता है। और इसका विकास सबसे ज़्यादा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका विकास सबसे ज़्यादा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके द्वारा निर्मित या तो वो सांची स्तूप प्लस भरहुत स्तूप, ये सबसे सटीक उदाहरण है गंधार शैली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है? जब कोई संख्या 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 4 से जरूर विभाज्य होगा। तो हमें देखना है कितना 8 से विभाज्य वाली संख्या। तो 8 से विभाज्य के नियम जान लेते हैं। 8 से विभाज्य का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई संख्या है, एक्स वाई कोई जेड संख्या है, अगर इकाई दहाई और सैकड़ा की संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी जो संख्या बनी है वो संख्या 8 से विभाजित होगा। तो हमें देखना है क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी पीछे से 3 संख्या देखना है क्या 8 से विभाजित है। अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। पहला ऑप्शन में 3 संख्या लेते हैं पीछे से, 824 हो जाता है। और 824 को जब हम 8 से भाग करते हैं तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी ये कट जाता है। तो ये विभाज्य हो रहा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बी चेक कर लेते हैं, पीछे से 3 उठाते हैं, 382, 8 से क्या विभाजित होगा? 8 चौक 32 हासिल 6, 62 नहीं हो रहा। 342 देख लेते हैं, 8 से विभाजित होगा, 8 चौक 32 हासिल 2, 22 हो जाते हैं, नहीं। फिर 0 22 क्या 8 से विभाजित होगा? नहीं। चेक कर लेते हैं, 38 24 को हम 8 से विभाजित, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हासिल 6 62, 8 सती 56 बच गया इसके पास, यानी ये 8 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी से भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई। त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो पूछा गया बेलनाकार टंकी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, गुना हाइट भी दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 22 में गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 गुना 20 जब करते हैं 4 दूना 8 और 15 दूना 30 और 1 0 यहाँ लग जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। जब हम 5 पुरुष और 6 महिला को काम पर लगाते हैं तो उस काम को 6 दिन में कर देता है। फिर कहा गया है जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में करता है, यानी 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। तो ये ही तो काम, वही काम तो है, यानी 5 पुरुष लगाकर और 6 महिला लगाकर हम अगर 6 दिन काम कराएंगे तो वो काम समाप्त हो जाएगा। ये टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। तो टोटल काम बराबर टोटल काम कर देंगे, गुना करते हैं, 6 दूना 12, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर यहाँ से गुना करेंगे, 5 दूना 10 पी
प्लस 6 दूना 12m बराबर 3 तिया 9p, 3 तिया 9p और 5 दूना 10m, 5 दूना 10m। पी वाले एक साइड और एक थी वाले एक साइड कर 10p बराबर यानी 15 होगा, 5 तिया 15, यहाँ 15m माइनस 12m, यहाँ घटेगा 1p बराबर 3m। तो अनुपात निकाल लेते हैं, पी का अनुपात 3, एम का अनुपात 1, यानी पुरुष की जो एक कार्य क्षमता, एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है और महिला एक की कार्य क्षमता 1 है। टोटल काम निकाल लेते हैं कार्य क्षमता के अनुसार। एक पुरुष की कार्य क्षमता 3 है 5 पुरुष, तो उसकी एक दिन की कार्य कितना होगी, 5 तिया 15 प्लस एक महिला की कार्य क्षमता 1 है, हमारे पास 6 महिला है, तो कितना हो जाएगा 6, एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम, और करता है कितना दिन, 6 दिन काम करता है। 6 5 21 गुना 21, तो ये है टोटल काम। टोटल काम को कराना है कितना, 3 पुरुष और 2 महिला। एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, हमारे पास 3 पुरुष है, तो 3 तिया एक दिन में 9 काम करेगा, प्लस एक महिला एक दिन में 1 काम करता है, हमारे पास 2 महिला है तो 2 काम करेगा, यानी इसको गुना करेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 11। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 11 सही, 5/11। अगला क्वेश्चन है 24, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी, जिस पर हमको सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा तो वो ग्राहक के लाभकारी अधिक होगा। तो बोला गया 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। जब हम 5 वस्तु को खरीदते हैं तो 3 वस्तु मुफ्त पाते हैं, यानी हमारे पास 8 वस्तु आता है, 3 वस्तु की छूट मिल जाती है 8 वस्तु के ऊपर। 3/8 को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 37.5% का जो हमें छूट मिल रहा है। अगला जो है योजना 2 में कह रहा है कि 5 खरीदें, 5 हम खरीदते हैं तो हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है, यानी 1 का छूट मिल रहा है। 6 खरीदे हमें कितना छूट मिल रहा है, 1 का छूट मिल रहा है, कितना के ऊपर, 6 के ऊपर, और 1 का छूट मिल रहा है 6 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3%, यानी लमसम इसको अगर फ्रैक्शन को हटा के 16 सही 33% हो जाएगा। अगला जो है योजना है 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट कहा गया। 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट, तो सूत्र होता है A + B माइनस A × B, यानी A × B/100। जब इसको हम सोल्व करेंगे 10 और 5 15 माइनस 10 × 5 50 से जब हम 100 भागा देंगे तो 0.50 हो जाएगा, यानी टोटल, यानी इसका मान हो जाएगा 14.50। तो देख रहे हैं कि इसमें हमको सबसे ज़्यादा छूट किस में प्राप्त हो रहा है। योजना 3 है ये 14.50, योजना 2 में है 16.33, योजना 3 में 37.50। तो हमें सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है 37.5%, जो कि योजना 1 में है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, कह रहा है एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ, यानी 1920 में एक वस्तु को जो बेचा गया और जो उस पर लाभ होता है, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर, 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो मान लेते हैं इस वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य रहा होगा, पी मूल्य रहा होगा। जब हमें इसे 1920 में बेचते हैं तो हमें मान लेते हैं x% का, x का क्या हुआ, x का हमें प्रॉफिट हुआ। तो कहा गया जो प्रॉफिट होता है उसके बराबर ही हानि होता है, तो x का ही हानि होगा। यहाँ प्रॉफिट जो है हानि में बदल रहा है x, तो यहाँ प्रॉफिट जो है हानि में बदल रहा है कितना कम होने के कारण, 420 कम होने के कारण। और यहाँ जो है x और x जो है 2x के बराबर है 420, तो x बराबर कितना हो जाएगा 410। x हम क्या माने कि जो है ये हानि है,
ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, हानि। तो एक से हमें 210 निकल गया। ये हानि वाला, अगर हानि को हम जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और यहाँ से भी जब ये लाभ वाला है तो हम इसमें 210 को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, जीरो के जीरो, एक और जीरो एक, 2 5 7 और एक की। ये क्या हो, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1710। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1710, यहाँ बनाते हैं। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1710 रुपया है, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहता है। बोला गया है क्या, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, जब 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 110% पर बेचेगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 110%, परसेंट परसेंट कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो कैंसिल। 11 मल्टीपल 171, 11 171 मल्टीपल 11 करने के बाद कितना आएगा, 171 और 171, यानी 1881, यानी 1881। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर ये कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाए, गोले का आयतन कितना दिया, 36 पाई, क्या दिया, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। तो पूछा गया गोले का व्यास क्या है। जब हम गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी आर का वैल्यू निकाल लेंगे, त्रिज्या यानी आर का वैल्यू, त्रिज्या का ही दोगुना व्यास होता है। व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो हमें व्यास पता चल जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 4 नाम 36, 3 दिया, 3 नाम 27, यानी आर क्यूब। ये 27 3 का क्यूब है, और यहाँ ये आर का क्यूब है। तो आर बराबर कितना, 3। तो हम जब त्रिज्या का मान यहाँ 3 रखते हैं और इधर 3 गुना 2 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 6। ब्याज कितना होगा, 6। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात। निवेशों का अनुपात ज्ञात करने के लिए लाभ का अनुपात बटे समय का अनुपात। तो लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:4:7। समय का अनुपात बना लेते हैं। समय दिया 12, 6, 14, क्रमशः 3, 6, 7, यानी ये समय का अनुपात हो गया 3:6:7। तो इसमें भागा देंगे 3:6:7, यानी 7 7 कैंसिल, यहाँ 1। अब अनुपात में हम क्या करते हैं, हरों को समाप्त करते हैं। हरों को समाप्त करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, और 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है। और 6 जब हम नीचे 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना, तो यहाँ ये हो जाएगा 10। 6 बनाने के लिए 1 से गुना, तो ऊपर भी 1 से गुना, यहाँ 1/1 है। एक नीचे 6 बनाने के लिए 6 से गुना, तो ऊपर भी 6 से गुना। जब हम इसको काटेंगे तो 5:2:3। तो 5:2:3 कौन है, ऑप्शन ए में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका वर्गों के आंकड़ों के अनुसार निकाला जाता है। अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है और एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, फिर उसका माध्य निकाल लेते हैं, और यही होता है माध्यक अवर्गीकृत आंकड़े के माध्यक निकालने का तरीका। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 11। 11 ले लेते हैं। फिर उससे बड़ा, जब बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा, फिर उससे जो बड़ा होगा उसके, फिर उसमें इससे बड़ा कौन होता है, 15। फिर 15 ले लिए। फिर इससे बड़ा कौन है, 16। फिर 16 ले लिए। फिर 16 से बड़ा कौन है, 17।
फिर 17 ले लिए, फिर 17 से बड़ा कौन है 18, 18 यहाँ, फिर 18 से बड़ा कौन है 22, 22 से बड़ा कौन है 33, 33 से बड़ा कौन है 51, 33 से बड़ा 51, 51 से बड़ा 71 और 71 से बड़ा 75। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 4 से ही 4 को हम इधर से हटा देंगे और 4 को इधर से, बच जाएगा ये दो संख्या 18 और 22। 18 और 22 का जब हम माध्य निकालते हैं तो कितना हो जाता है 40/2, 18 और 22 40, दो संख्या है तो 2 से भागा यानी 20 आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ए की आयु बी की आयु से दोगुना है, तो ए की जो आयु है बी की आयु से क्या है दोगुना है, तो ए की आयु मान लेते हैं 1, तो बी की आयु क्या होगा 2। फिर कहा गया है बी की आयु सी की 1/3 है, जो बी की आयु है सी की आयु का 1/3 यानी सी 3 है तो बी 1 है, यहाँ भी बी 1 और बी यहाँ भी 1, तो मीडिएटर सेम है तो अनुपात लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 2:1:3। फिर बोला गया है कि बराबर है ए बी और सी के आयु का योगफल 42 है, यानी निश्चित राशि हमें दिया हुआ है 42, ये निश्चित राशि तीनों का योगफल है, तो तीनों के अनुपात में आयु योगफल देख लेते हैं, तो 3 1 4 2 1 3 है 3 6, यानी अनुपात में इनका योग 6 होता है, जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं। ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करते हैं, ए का आयु 2 है और बी का 1 है, 2 और 1 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 21 दूना 42, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन 21 हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है 3x² माइनस 3x प्लस 0 बराबर 6 बराबर 0, तो ये क्या है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0, तो ए का जो मान x² का जो मान होता है 1 ए, तो ये बराबर कितना हो गया 3, x का मान होता है जो b का मान कितना हो गया 13 माइनस c का मान क्या हो गया 6। पूछ रहा है मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा और इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो इनका गुणनफल होता है c/a यानी अचर पद बटे x² का गुणांक होता है, तो c का मान यहाँ 6 दिया हुआ है 6 लिख लेंगे, a का मान 3 दिया हुआ है नीचे 3 लिख लेंगे, और 3 को जब 6 को 3 से काटेंगे तो 2, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, कितना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती, यानी वो क्या करती है 20 मिनट ज़्यादा समय ले रही है, देरी पहुंचती, यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी के स्थान के बीच की दूरी क्या है। पहले उसकी चाल 3 किलोमीटर था तो वो 20 मिनट ज़्यादा समय ले रहा था, और वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वो 30 मिनट कम समय ले रहा है। तो हम एक दूरी मानते हैं, और दूरी मानने का सबसे अच्छा तरीका इन दोनों का एलसीएम, तो 12 मान लेते हैं। 12 किलोमीटर जो है उसका घर और उनके जन्मदिन पार्टी की दूरी रही होगी। जब वो 12 किलोमीटर दूरी तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसका जो समय लगता है वो 4 घंटा का समय लगता है, और जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 3 घंटा लेता है। तो यहाँ जो कितना पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में जो समय का अंतराल रहा होगा उसका 1 घंटा का समय का अंतराल, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और यहाँ जो उन का अंतराल रहा होगा
50 मिनट का। 20 मिनट देरी यहाँ पहुँचेगा और 20 मिनट ये 50। तो किताब के हिसाब क्वेश्चन का हिसाब से जो है उसकी अंतराल है 50 मीटर और हमारे हिसाब से 60 मीटर। पूछा गया कि क्या गया है तो बीच के स्थान की दूरी कितना माने 12। तो 12 निकाल लेते हैं। 5 से कम 5, 10 पचे 50 और 10 छक 60, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, यानी उसके घर और जन्मदिन पार्टी की स्थान की जो दूरी रही होगी 10 मीटर। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कह रहा है 36 संख्याओं का औसत 36 संख्याओं का माध्य 42 है। यानी जब हम 36 संख्याओं का माध्य निकालते हैं तो 42 होता है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या को 47 को चूक बख्श 41 पढ़ लिया गया। पढ़ना था कितना 47, पढ़ लिया गया कितना 41 पढ़ लिया गया। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 अंक तक पूर्णांकित है। पढ़ना था हमको 47 पढ़ लिए हम 41, कितना कम पढ़े 6 कम पढ़े। और यह जो है 6 यह औसत में जुटता जब हम 47 पढ़ लेते तब, लेकिन हम कम पढ़े इसीलिए ये औसत में नहीं जुटा। औसत में जोड़ने के लिए हम पहले 6 को 36 में भाग दे के उसका औसत निकाल लेते हैं। तो जब हम 6 को 36 में भाग देते हैं तो उसका औसत निकाल लेते हैं। 6 कम 6 और 6 छक 36। 1/6 को जब हम भागा करते हैं तो देख लेते हैं 1/6 को भागा करके यहाँ 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे। 6 कम 6, यहाँ हासिल 4, फिर यहाँ यानी 6 छक 36, यानी इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें बार लगा के रोक से यानी 0.167 हो जाएगा। 7 लिख सकते हैं 6 से, यानी 42 पहले से है और 1 बढ़ गया, ये हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों को बराबर करना समानुपात होता है। और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, भागा के रूप में तो हम लिख लेंगे 6/18 समानुपात में तो बराबर करके 39 भागा x, ये 39। फिर कैलकुलेशन करते 6 तिया 18 तो x बराबर 9 तिया 27 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समावर्तक 43 है तो उनमें से कौन सी संख्या सही युग्म है? महत्तम समावर्तक 43 यानी जो एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 43। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि संख्याओं में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाता है। तो कहा गया दो संख्याओं, मान लेते हैं एक संख्या कितना रहा होगा 43x, एक संख्या 43y। जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 43, और इन दोनों संख्याओं का योग जो रहा वो 430 रहा। तो हम यहाँ 43 कॉमन करते हैं, x + y, इसका मान कितना होगा 430। 43 से ख़त्म 43, तो x + y बराबर कितना 10। x का मान अगर हम x 1 रखेंगे तो y का मान कितना 9। 2 और 8 नहीं रख सकते हैं, 2 और 8 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इस वजह से हम नहीं रख सकते। 3 7 यस रख सकते हैं, 3 7। 4 6 नहीं रख सकते क्योंकि 2 कॉमन है। 5 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 5 कॉमन है। फिर वही बात 4 6 वही हो जाता है, यानी ये 2 को रख सकते हैं। जब हम x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 9 तो संख्या निकालते हैं। x का मान जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 43, कितना हो जाएगा 43। और जब हम यहाँ y का मान 9 रखते हैं तो गुना कर लेते हैं, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 छक 36 और 2 38, जो कि ये किसी ऑप्शन में नहीं है 43 सर ये। अगला चेक करते हैं, जब x का मान 3 है तो x का गुना है 3 के साथ 43 करेंगे, 3 तिया ही 9 और 3 चौक 12। तो आपका इसमें देख रहे हैं कि है 129, तो आपका सही उत्तर ये हो जाए। अगला चेक कर लेते हैं, y का मान
वाई का मान जब 7 रखते हैं तो वाई कितना है 43। 7 या 21 हासिल 2 7 चौक 28 और 2 30, यानी आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि तक साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए होता है मूलधन गुना समय। समय जो हमको निकालना पड़ेगा, ये डेट में दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है डेट में 2022 22 अप्रैल है। अप्रैल 4वां महीना होता है, 20 अप्रैल 4वां महीना 2022। निकालना है कितना 7 फरवरी 2022। 7 तारीख फरवरी 2वां महीना होता है, निकालने यहाँ 13 और यहाँ 2, यानी ये 2 महीना है। महीना को जब हम दिन में गुना करेंगे तो 60 प्लस 13 यानी 73 दिन का हमें पूछा गया है। और जो ब्याज निकाला हमेशा जाता है वो वार्षिक निकाला जाता है, तो वार्षिक निकालने के लिए 365 से भाग, तो यानी 1/5 समय के लिए हम ब्याज को निकालते हैं। 1/5 समय, समय दिया हुआ है 1/5, प्रतिशत दिया हुआ है 8.5, फिर भागा यानी प्रतिशत बनाने यानी पर गुना 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको उड़ाएंगे नीचे 100 देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 शून्य से ये 1 शून्य कैंसिल, 2 बचे 10, नीचे बचिए ऊपर बचिए 825 और नीचे 5 बचे 25। काट लेते हैं, 25 दिया 75, इसके पास बच जाएगा 7, फिर 7 5 बार मिल के 75 बनेगा और 25 दिया 75। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, कह रहा है 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यानी जब हम 20 महिला को 15 दिन तक काम पर लगाएंगे तो एक काम को समाप्त कर देगा। तो ये टोटल काम हो गया। फिर पूरा कर सकती है। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यानी 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, टोटल कार्य क्षमता निकल जाएगा पुरुष और महिला का। 15 से 15 कैंसिल, 4 से 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी महिला और पुरुष के जो कार्य क्षमता है, महिला का 4 हो जाएगा, पुरुष का 5 हो जाएगा। तो पूछा गया क्या है, एक पुरुष और एक महिला, पुरुष की कार्य क्षमता 5 और महिला का 4, यानी 5:4। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कहा जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया है, तो भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी 25% की छूट पर खरीदा है। 25% का फ्रैक्शन देखते हैं तो 1/4 होता है। अगर कोई वस्तु पर 4 छपा है, 4 छपा यानी MRP, तो उसमें 25% का छूट, यानी 4 का 25% एक होता है, 1 का छूट 3 में बेचता है, करके 3 में नहीं बेचता है, एक निश्चित राशि दिया हुआ है इतना, यानी 28,473 में वो खरीदता है। तो ये कितना में खरीदता है 3 में। तो बोला गया है कि उस पर अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य कितना है 4 है, 4 से गुना कर लेंगे, 3 से काटें, 3 नाम 27 हासिल ये हो गया 14, 4 तिया 12 हासिल 2, फिर 3 नाम 27, 3 एकम 3 गुना 4, फिर इससे गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 हासिल 1, 4 चौक 36 1 37, यानी 37,964। 37,964 आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो माना कि लड़की की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो श्रीनिवास जी का जो वर्तमान आयु रहा होगा वो 4 वर्ष बढ़ा रहा होगा, तो x + 4 रहा होगा।
लेकिन हमें 5 वर्ष बाद की औसत आयु दिया हुआ है, तो 5 वर्ष बाद का आयु देख लेते हैं। 5 वर्ष के बाद की जो औसत आयु है वो 33 दिया है। 5 वर्ष से औसत की कुल वर्ष जो होगा वो 66 वर्ष होगा 5 वर्ष के बाद। तो यहाँ देख लेते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है श्रीनिवास जी 5 वर्ष बड़े होंगे, तो उसका कन्या भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएंगे। तो ये इतना, यानी x + 9 + x + 5, इन दोनों का योग 66 वर्ष के बराबर है। तो 2x + 9 और 5 14 बराबर 66। जब हम 2x का मान निकालते हैं तो यहाँ 2, यहाँ भाव x बराबर कितना 26। x हम किसको माने, यानी लड़की की आयु, और हमें पूछा गया है लड़की की वर्तमान आयु। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। यानी 6 वर्ष पूर्व एक पिता और पुत्री की जो आयु का अनुपात है 1:6। 6 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष बाद पिता और पुत्री की जो आयु का अनुपात है 3:1 है। तो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद का जो गैप है वो 9 वर्ष का है। तो अगर अनुपात में सेम अनुपात बढ़ता है तो 9 का अनुपात की तुलना 9 वर्ष से कर देते, लेकिन सेम नहीं बढ़ रहा है। सेम बढ़ाने के लिए हम यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 5, और फिर इन दोनों का भी डिफरेंस लेते हैं 2। फिर इन दोनों का डिफरेंस हम ऊपर वाले में गुना करते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस हम नीचे वाले में गुना करते हैं। तो गुना कर लेते हैं 6 वर्ष पूर्व लाऊं, 6 वर्ष पूर्व 2 से गुना होगा, यानी 6 दूना 12 पिता, तो पुत्री 2 होगा। फिर 5 से गुना करेंगे नीचे वाले से, तो 5 दिया 15 अनुपात 5 दूना 5 दिया 15, और फिर 5 एकम 5। ये 3 वर्ष बाद की आयु है। तो यहाँ की जो वर्तमान आयु है ये 9 है, डिफरेंस 9 है, और यहाँ अनुपात में 3 का डिफरेंस है। तो वर्ष का अनुपात उनके अनुपात से फिर पूछ रहा है हमें 6 तो हम निकाल लेते हैं 2 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व लड़की की आयु कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर लेते हैं। 3 से 3 दूना 6, यानी 6 वर्ष पूर्व जो है लड़की की आयु 6 रही होगी, तो अब कितना 6 वर्ष बड़ी हो गई होती, 6 दूना 12, यानी 12 वर्ष। उत्तर 39 का। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर कह रहे 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 32, 16 दूना 32, 8 दूना 8 चौक 32, यानी ये विभाजित है। ये 4 से विभाजित नहीं, 4 से ये विभाजित होगा, ये नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आम, पीपल, अमरूद, अनार में कौन अलग है? आम, अमरूद और अनार, ये जो तीनों है खाने योग्य फल है, लेकिन पीपल जो है खाने योग्य फल नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्यू जो है क्यू की माँ पी की बहन है। जो क्यू की माँ है ना वो पी की बहन है। जो क्यू की माँ रही होगी वो पी की बहन रहेगी। बहन के लिए हम 2 जीरो लगा रहे हैं। क्यू की माँ जो है पी की बहन रहेगी और एम की पुत्री है, और ये किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है। फिर कहा गया यदि एस पी की पुत्री है, एस जो है ना वो किसकी पुत्री है? एस पी की पुत्री है, और टी की बहन है। और किसकी बहन है? टी की बहन है। बहन के लिए हम 00 का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पी टी का पिता नहीं है। पी जो है ये टी का पिता नहीं है, तो कौन होगी? माता होगी। नहीं है तो एम टी से किस प्रकार संबंधित है? जो टी है, एम जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है? टी का अन्वय तो वो पुरुष में, नहीं तो माता में। तो वो क्या हो सकती है? टी के ये माता है पी, और इनका माता एम हो सकती है या तो पिता हो सकती। तो माता के माता या पिता कौन कहलाती? नाना या नानी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 43 नंबर में, ए को पी, एस को भी, एम को वाई इस प्रकार कोडित किया जाता है तो कश्मीर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? कश्मीर। के को क्या लिख रहा है? के को टी लिख रहा है तो टी लिखेंगे टी। ए को क्या लिख रहा है? पी, पी। एस को क्या लिख रहा है? एस को भी लिखेंगे। एम को क्या लिख रहा है? एम को वाई, वाई लिखेंगे। आई को क्या लिख रहा है? जेड, जेड लिखेंगे। आर को क्या लिख रहा है? आर को एल लिख रहा है तो एल। टी पी भी इसमें नहीं है। टी पी भी वाई इसमें भी नहीं, टी पी भी नहीं और लास्ट में एल, लास्ट एल इसमें है एल, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 3 8 2 3 8 63। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 का स्क्वायर करके 1 माइनस करके, 2 दूना 4 होता है, 1 माइनस यानी 3, यानी स्क्वायर करके 1 घटा के अगला पद को प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार अगला पद 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 में 1 माइनस करेंगे 8 और ये अगला पद प्राप्त होगा। वैसे प्रकार 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 63। तो हम अगला पद प्राप्त करने के लिए 63 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे। तो 63 गुना 63 कर लेते हैं, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 80 ले 36, 1 37, 9 8 दूना 16, 80 ले 2 और 9 7 9 3 और 1 माइनस, तो 39 68। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 68। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संख्या अन्य 3 संख्याओं से अलग है? कौन सी संख्या? जो 625 होता है, ये 25 का स्क्वायर बराबर 625 होता है और ये 25 जो है ये 5 का क्यूब होता है, ये स्क्वायर नहीं होता है। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर होता है, 225। तो देख रहे हैं ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये क्यूब हो रहा है, कौन? 125, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। बोल रहा है असंगत जोड़े को छाटिए। इसमें 3 सेम दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, तो उसी को छाटना है। भी डब्ल्यू वाई दिया हुआ, भी 22, डब्ल्यू 23, वाई 25 होता है। यहाँ से 1 बढ़ा 2 बढ़ा, यानी 1 और 2 का अंतराल है। फिर क्यू आर टी, क्यू 17, आर 18, टी 20, यहाँ का अंतराल 1, यहाँ का अंतराल 2, यानी 1 और 2 का अंतराल होना चाहिए सभी में, तभी वो सही होगा। एल 12, एम 13, ओ 15, यहाँ का भी अंतराल 1, यहाँ का भी अंतराल 2। फिर दिया हुआ जे के एल, जे 10, के 11, एल 12, यहाँ लगातार दिया हुआ है। तो आपका ये अलग हो जाएगा, ये तीनों सेम बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बाद कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर आएगा? तो शब्दकोश में हम शब्द को कैसे ढूंढते हैं? पहले हम ए को ढूंढते हैं, अगर ए नहीं प्राप्त हुआ तो बी को ढूंढते हैं, बी नहीं मिला सी को ढूंढते हैं, सी नहीं मिला डी को ढूंढते हैं, डी नहीं मिला ई को, यानी इसी प्रकार हम ढूंढते हैं। तो देखते हैं, तो पहला सभी में डब्ल्यू से शुरुआत हुई है फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर से नहीं तय होगा। दूसरा में सभी में एच है, तीसरा लेटर में थर्ड में ए है पहला, तो थर्ड पहले नंबर पर आ जाएगा। शब्दकोश में अगर हम ढूंढने बैठे तो पहला ये मिलेगा। फिर कौन होगा? तीसरा में सभी के पास ई ही नहीं होगा। फिर चौथा देख ले, एन है इसके पास टी है, फिर चौथा 2 के पास ए है चौथा लेटर, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर ये दोनों ने अब इसमें छाटना है, फिर इसमें ई आ जाता है जो कि टी और एन से पहले आती है संख्या, तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर अब ई दोनों में छाटना है, पहले एन की पहले टी, पहले एन होता है और 4 नंबर पर है, तो पहले एन होता है, तो पहले 5 फिर 4। तो पहले जब हम शब्दकोश में ढूंढेंगे तो पहले ई आएगा,
तब ये यानी इस प्रकार आएगा। तो पूछा गया है क्या, कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, वेन। वेन किस में दिया हुआ है, सी नंबर में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। ये कह रहा है श्रृंखला के लुप्त क्रम को दिए गए विकल्प को ज्ञात करें, यानी लुप्त जो संख्या है। तो देख लेते हैं। पहला लेटर देखते हैं, जे है। पहला लेटर, पहला पद में पहला लेटर जे है, दूसरा पद में के है, तीसरा पद में आई है, फिर यहाँ डैश दिया हुआ है, फिर एच दिया हुआ है, फिर एम दिया हुआ है। जे 10, के 11, आई 9, एच 8, एम 13 होता है। यहाँ 10 से 11 कर दिया, एक बढ़ाया है। 8 से 13 कर दिया, यहाँ 5 बढ़ाया है। तो 1 और 3 के बीच में कौन आता है, 3। तो हम यहाँ से 3 बढ़ा देंगे तो 12। 12 पर कौन आता है, एल। एल 12 पर आता है, यानी 3 में है, ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। लेटर, पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 4 है, तीसरा पद में 7 है, चौथा पद में मालूम करना है, पाँचवा में 16 है और छठा में 22 है। यहाँ से 2 बढ़ाया, 4 4 2 और 4 का गैप 2, 4 और 7 का गैप 3, फिर यहाँ 6 का गैप है। यहाँ देख रहे हैं 1 का गैप, पहले 2 है फिर 3 है, फिर हम यहाँ 4 कर देंगे, फिर यहाँ 5 कर देंगे, फिर यहाँ 6 ऑटोमेटिक हो जाए। तो हम यहाँ 4 बढ़ा देंगे, या तो 4 16 में 5 में घटा देंगे, तो यहाँ 11 रहेगा। 11 किस में है, बी में और डी में, यानी सी नहीं होगा। फिर तीसरा में क्या है, पहला तीसरा लेटर को चेक कर लेते हैं। पहला पद में जेड है, फिर एक्स है, फिर वी है, फिर डॉट डॉट है, फिर आर है, फिर पी है। जेड 26 होता है, एक्स 24, भी 22, यानी 2 कम कर रहा है। तो 22 में 2 कम करेंगे, टी 20 नंबर पर होता है, फिर आर 18 होता है, पी 16, यानी टी हो जाएगा। तो इसमें एस है, तो ये नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। यदि 49 नंबर है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। जो रवि की माँ है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की, यानी मेरा भी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये मेरी है कौन, कमल। मेरी माँ की ये बेटी है और ये बेटा है, तो ये दोनों कौन हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, कमल रवि को कौन लग रहा है, मामा जी लग रहे हैं। माँ का भाई कौन लगता है आपको, मामा जी। तो मामा जी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। कह रहा है दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्द में जो लेटर दिया गया है, इनमें किस में लेटर नहीं पर्याप्त है। ए इसमें है, यहाँ है, सी है, टी आई ओ एन दिया हुआ है, यानी ए बनाया जा सकता है। टी ओ आर एन, टी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, यानी ये बनाया जा सकता है। आर ई है, आर ई यहाँ है, एफ इसमें नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। नीचे कर लेते हैं, आर है, टी है, आर है, टी आई ओ एन, ये बनाया जा सकता। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं के ए एम एल को जे एफ एल पी ए लिखा जाता है, तथा आर ए राधा को इस प्रकार लिखा, उसी कोड में रामलाल को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो जो आर का जो कोडित किया जा रहा है, यानी फर्स्ट लेटर, तो इसमें भी फर्स्ट लेटर एस से कोडित किया जाता है, तो आर को हम एस लिख देंगे। फिर ए यानी ए अंतिमा, इसमें भी ए के लिए ए का ही प्रयोग किया जाता है। तो ए से डी, ए से एम का, एम यानी जो है थर्ड लेटर है, तो इसमें थर्ड लेटर कौन है, एल। ए से एल, ए से एल, ए से जे पी, ए से पी, ये नहीं होगा, ये दो गो हो जाएगा। फिर एल से, एल का प्रयोग पी के लिए कर रहा है, जो कि पी करेंगे,
ए का प्रयोग ए के लिए, फिर एल का प्रयोग पी, SALPAP ये कर रहे हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। 2 और 5 यानी बदल के देखते हैं। तो दिया हुआ 8 9 भागा दिया हुआ है 4 प्लस 5 की जगह 5 नहीं रखेंगे, 5 और 2 को बदलते हैं तो 5 के स्थान पर 2 रखते हैं। 2 माइनस 3 बराबर कितना 5। तो 4 भागा 2 करेंगे 2 18 और 2 20 माइनस 3 बराबर 17 बराबर 5 जो कि ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 9 और 2 को बदलते हैं, यानी यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे। तो रखते हैं 8 गुना 2 भागा 4 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 9। तो 8 दूना 16 भागा 4 बराबर 4, 4 5 9 माइनस 3 बराबर 6 बराबर 9। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो अगला ऑप्शन में दिया हुआ है 8 और 4 को, तो 8 की जगह 4 रखें। 4 गुना 9 भागा 8 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 2। तो भागा देंगे, ये बटे में आ जाएगा तो ये नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है। पहला कथन है क्या, सभी बल्ले गेंद है, यानी जो सभी बल्ले बनाते हैं, यानी ये बल्ले के लिए ये आकृति बनाया गया है। और यह सभी बल्ले जो क्या है गेंद है, ये आकृति गेंद के अंतर्गत आ जाएगा। गेंद फिर का सभी गेंद बैडमिंटन है, तो ये जो सभी गेंद को किस में रख देंगे, बैडमिंटन के अंतर्गत रख देंगे, बैडमिंटन के अंतर्गत। और सभी बैडमिंटन क्या है, क्रिकेट है। सभी बैडमिंटन क्या है, क्रिकेट है। सभी बैडमिंटन की विकेट है, विकेट है। तो कहा कुछ बल्ले विकेट है, यानी जो कुछ बल्ले विकेट है, कुछ बल्ले विकेट है, सभी बल्ले विकेट है, यस। कुछ है तो सभी भी है। कुछ बैडमिंटन बल्ले है, कुछ बैडमिंटन जो है बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन, यस। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो। इसमें दिया हुआ है ना तो एक सही और ना ही दो अनुसंधान कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसंधान कर रहा है, केवल एक, ये नहीं हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर दोनों निष्कर्ष कर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJL कोडित कर रहा है। तो एल का जो क्रमांक संख्या होता है 12, एक को 1, पी को 13, एम को 13, पी को 16, आई को 9, डब्लू को 10, डब्लू को 23, जे को 10, एल का 12। यहाँ 12 9 बना दिया, यानी 3 माइनस किया, एक ये 27 होता है, यहाँ -4 कर दिया है, फिर यहाँ 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, यानी 3 माइनस 4 कर। फिर उसी प्रकार LOGS, L 12 होता है, 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 पर आता है आई, यानी यू खत्म। O 15 पर आता है, जब 4 माइनस करेंगे तो 11, 11 पर कौन आता है, के। तो कौन आ जाएगा, आई के। जे 7 होता है, 3 माइनस करेंगे 4, तो 4 पर डी आता है। एस 19 आता है, जब हम 4 माइनस करेंगे 15 तो ओ 15 हो जाता है। आई के डी ओ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर ये रहा, कह रहा है अगला क्वेश्चन 55 ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई जी एच, यहाँ प्रश्नवाचक MOP। ए 1 होता है, सी 3, डी 4, ई 5, जी 7, एच 8, एम 13, ओ 15, पी 16 होता है। यहाँ 1 से 4 बढ़ाया, 5 कर दिया। जब हम यहाँ 4 बढ़ाएंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, यानी हम 4 बढ़ा के देख लेते हैं।
9 नंबर पर कौन आता है? जब 4 बढ़ाएंगे तो 9, 9 आई आता है, आई 9 आता है। 3 से 7 के यानी 4 बढ़ा दिया है, फिर जब हम 3 से 4 7, फिर हम यहाँ 4 बढ़ाएंगे तो 7 4 11, और फिर वहाँ 4 बढ़ा देगा तो के 11 नंबर पर आ जाएगा। 4 और 8, फिर यहाँ हम 4 बढ़ा देते हैं एच पे 8, एल 12, आई के एल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 56 में है, कह रहा है प्रश्नवाचक स्थान पर कौन आएगा? पहले ये क्या किया, एक लकीर था, फिर इस लकीर को इस भाग बढ़ाया, फिर इस भाग को फिर यहाँ बढ़ा दिया गया, फिर इस प्रकार आया, फिर इस प्रकार आया, फिर यहाँ बढ़ा दिया। तो हम यहाँ बढ़ाएं, यहाँ बढ़ाएं, यहाँ बढ़ाएं, यहाँ बढ़ाएं, और फिर से हम शुरुआत कर देते हैं। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कह रहा है घुराने की अनुमति नहीं है। कौन सा ये जो है दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ, इस प्रकार किस में आपको दिख रहा है? तो ये दिख रहा है हमको यहाँ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर में कह रहे हैं, 58 छोड़ 59 देखिए। यदि किसी संख्या का चौगुनी में 21 जोड़ने पर योगफल 57 हो तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका 4 गुना 4x हो जाएगा, और 21 जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? 57। तो 4x जब हम 21 इसमें घटा देंगे, 6 3 4 से काट लेंगे तो x बराबर 9, x यानी वो संख्या क्या है? 9। तो वह संख्या कितना है? 9। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है 8 18 38 78 और 158। यहाँ से जो गैप किया है 10 का, यहाँ 20 का, 38 और 78 के बीच 40 का गैप होता है, और यहाँ का गैप 80 का। तो हम यहाँ का गैप 160 का ले लेते हैं। तो 158 और 160 हो जाएगा कितना? 8 6 5 11 यानी 318, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करें। जो रेखांतरित शब्द है वो नस्वर दिया हुआ है, तो नस्वर का जो विलोम शब्द होगा, नस्वर दिया गया, तो नस्वर का जो विलोम होगा अनस्वर होगा। दानव का मानव होता है, संपन्न का विपन्न होता है, यानी फूल नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम ज्ञात कीजिए। रेखांकित जो शब्द है दुरुपयोग है। दुरुपयोग मतलब होता है कि बेकार का उपयोग मत करें। दुरुपयोग का मतलब विलोम हो जाता है सदुपयोग, यानी बढ़िया के लिए उपयोग करें, यानी सदुपयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, कह रहा है कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार डैश की प्राप्ति एक मार्ग है। यानी उद्यम, उद्धार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो परित्राण होता है, छुटकारा होता है, विमुक्ति, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा महाभारत में कहा गया है जो धर्म को सम्मान नहीं करता वो धर्म नहीं, क्या हो सकता है? तपस्या नहीं, सधर्म नहीं, आचार नहीं, अधर्म हो सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर कर रहा है दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात करने के रिक्त स्थान। पर्वत स्थिर यानी निश्चल स्थिर है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात होते ही दिए गए जो रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही भीड़ डभी बढ़ गई, डभी नहीं भीड़ बढ़ गई, भाड़ नहीं, भाड़ डाब नहीं, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भीड़ बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरा का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलाउद्दीन का चिराग, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यानी मूल्यवान वस्तु, यानी आश्चर्यजनक वस्तु या मूल्यवान वस्तु। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि वाले नहीं को ज्ञात करें, जिसमें कोई त्रुटि वाले नहीं। तो विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस आर्थी। ठीक, कोई त्रुटि है इसमें नहीं। योग शब्दों के योग, शब्द नहीं शब्दों के योग से बना है, तो इसमें त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। बना है किससे? विद्या प्लस आर्थी से। यस, विद्यार्थी शब्द दो है, यस, लेकिन उसमें गलत हो जाएगा बी नंबर में। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में उन विकल्प का चयन किए जो मुहावरे के लिए अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदान। झांसा देना, सर्वश्रेष्ठ, धोखा मिलना नहीं, धोखा होना नहीं, धोखा देना, भड़काना। झांसा देना यानी धोखा देना होता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है क्या? दिए गए वाक्यों में शुद्धि वाली वर्तनियों का चयन करें। दीपक रोशनी करता है, दीपक रोशनी करता है, दीपक रोशनी करती है। राम की तुलना कबीर से मत कर, राम की बराबरी तुलना मत। यह मशीन सब कार्य करती, यह मशीन सब नहीं। औरत बहुत शक्ति, औरत में बहुत शक्ति होती है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द को ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का जो उपवन होता है नंदन कानन होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद करें। महिला, महिला का जो पर्यायवाची शब्द होता है औरत होता है, महिला होता है, जननी होता है। तो औरत महिला का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्त्री, सीता नहीं, अचर नहीं, पूजा नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में उन विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक के दिए गए शब्दों का विलोम शब्द सही है। इस प्रकार राम विरल, विरल मतलब होता है संघनन यानी घना, घना। विरल का जो हो जाएगा वह संघनन हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 में कह रहा है योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी शांति प्रदान की जा सकती है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू सीधा करना का होता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 77 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, सैर करना नहीं, बेचैन होना नहीं, दुनिया घूमना नहीं, कहीं जगह ना मिलना, ठिकाना ना रहना। ऑप्शन ए हो जाएगा 77 का। 78 में कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसी सही विकल्प का चयन किए जो वाक्यांशी के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसके हाथ में चक्र हो। उसे चक्रपाणी कहते, ईशान कहते हैं, चंद्रमौली नहीं, इन्हें तो चक्रपाणी कहते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिए गए रेखांकित शब्द को विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए? नहीं, हमें स्फूर्ति से काम करना चाहिए। चौड़ापन से, छोटापन से, अपनापन से नहीं, तो स्फूर्ति से काम करना चाहिए। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला अंतिमा क्वेश्चन है, कह रहा है बाल श्रम को बच्चे द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए रूप को परिभाषित किया गया है। रोजगार, बाल श्रम को बच्चे द्वारा रोजगार के लिए, यस, आपका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, रोजगार के द्वारा, ऑप्शन के। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, टेक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।